नमस्कार और राम राम। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल के ऊपर और राजस्थान के भूगोल के ऊपर हमारी चर्चा जारी है। राजस्थान का अपवाह तंत्र यानी राजस्थान की रिवर्स यानी नदियों पर हम बात कर रहे थे नदियों के ऊपर, और नदियों के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी। नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और नदियों का सामान्य परिचय। हमने बात की कि अपवाह क्या होता है। अपवाह यानी किसी नदी का बहाव क्षेत्र अपवाह कहलाता है। लेकिन अपवाह तंत्र यानी किसी नदी का बहाव क्षेत्र, किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है। उसके अंदर हमने जल संभर की बात करी, मान जल विभाजक रेखा के बारे में बात की। उससे आगे हम बात कर रहे थे नदियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में बात कर रहे थे। उससे पहले हमने बात की कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को हमने मूल रूप से तीन भागों के अंदर बांटा। तीन भागों के अंदर पहला अरब सागर ये अपवाह तंत्र। उसके बाद में हमने बांटा हमने बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। उसके बाद में हमने बांटा आंतरिक अपवाह तंत्र। किसके अंदर? आंतरिक अपवाह तंत्र। उसके अंदर हमने बात की जो राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक अपवाह तंत्र पाया जाता है, उस अपवाह तंत्र का नाम है आंतरिक अपवाह तंत्र, जो राजस्थान के अंदर लगभग 60% है। जो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है 100% माना जाता है। कोई भी चीज होती है 100% माना जाता है। जो राजस्थान के अपवाह तंत्र को 100% माना गया है। लेकिन जो राजस्थान का जो सर्वाधिक अपवाह तंत्र यानी राजस्थान की जो सर्वाधिक नदियां है वो आंतरिक जल प्रवाह के अंदर आती है। यानी वे नदियां जिसका उद्गम स्थल निश्चित होता है, लेकिन उसका जो विलुप्त स्थान क्या होता है? विलुप्त स्थान निश्चित नहीं होता है। आंतरिक यानी वे नदियां जो अपना जल राजस्थान के अंदर ही रह जाती है, आंतरिक जल प्रवाह के अंदर आता है, यानी जिसका कोई निश्चित विलय स्थल नहीं। जैसे मैं लूनी की बात करूं तो लूनी कसकिरण के अंदर अपना जल विलय करती है। तो लूनी का क्या है? कोई निश्चित विलय स्थान है। लेकिन जो आंतरिक प्रवाह की नदियां होती है इसका कोई निश्चित विलय स्थल नहीं होता है। तो उससे आगे मैंने बात की कि बंगाल की खाड़ी का है जो राजस्थान के अंदर 17% पाया जाता है, और जो 23% होता है वो है राजस्थान का अरब सागरीय 17%, उल्टा लिख लिया। जो बंगाल की खाड़ी है इसका है 23%, और जो 17% है ये है बंगाल अरब सागरीय। हमने इसको तीन भागों के अंदर विभाजित किया। राजस्थान के अपवाह तंत्र को अरब सागरीय अपवाह तंत्र जो 17% से कुल अपवाह तंत्र का भाग है, और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र जो 23% कुल अपवाह तंत्र का भाग है। उसके बाद में आंतरिक अपवाह तंत्र जो कुल अपवाह तंत्र का 60% भाग है। उससे आगे हमने बात कर रहे थे राजस्थान की जो नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है जो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, उसके ऊपर हमारी चर्चा जारी थी। और उसमें हमने पहले बात की थी कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी संबल नदी जो 100 जिलों के अंदर बहती है, विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद हमने बात की थी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यानी पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? बनास नदी थी। उससे आगे हम बात कर रहे थे सर्वाधिक जिलों के अंदर बहने वाली नदियां। सर्वाधिक जिलों के अंदर बहने वाली नदियां लूनी, बनास और संबल। सर्वाधिक जिलों के अंदर बहने वाली लूनी, बनास और संबल। उससे आगे हमने बात की वह जिले जिसके अंदर कोई नदी नहीं है, तो चूरू और बीकानेर पर हमने बात की। उससे आगे बात की कि वह जिला जिसके अंदर सर्वाधिक नदियां है, चित्तौड़गढ़ जिला। वह संभाग जिसके अंदर सर्वाधिक
नदियां है कोटा संभाग, वह संभाग जिसके अंदर न्यूनतम नदियां है। न्यूनतम नदियां किस संभाग के अंदर है? जोधपुर संभाग के अंदर। वह संभाग जिससे कोई भी नदी नहीं निकलती है, निकलने का मतलब नदी का उद्गम नहीं होता है, तो उसका नाम है जोधपुर संभाग। एकमात्र ऐसा संभाग है जहां से किसी नदी का मतलब उस संभाग से किसी भी नदी का उद्गम नहीं होता है। उससे आगे मैंने बात की राजस्थान की यानी जो सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली नदियां, सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली नदियां यानी जो सर्वाधिक जल किसी क्षेत्र का अपने साथ सर्वाधिक जल ले जाने वाली नदियां, सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली नदियां, ग्रहण करने वाली नदियां पर हमारी चर्चा जारी। तो हमारी चर्चा जारी थी जल ग्रहण कर जो सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली नदियों के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी। तो उसके अंदर में बनास के बाद में आती है हमारी लूनी के बाद में संबल, और संबल के बाद में माही नदी आती है। कौन सी आती है? एग्जाम के अंदर पूछा गया कि सही क्रम बताइए, सही क्रम बताइए। तो सही क्रम के अनुसार हम लिख रहे हैं पहली बनास, उसके बाद में लूनी के बाद में आती है संबल, और संबल के बाद में आती है हमारी माही नदी। तो वह नदियां जो सर्वाधिक जल ग्रहण करने की क्षमता रखती है उस नदियों का नाम बनास, लूनी, संबल, माही। बनास, लूनी, संबल, माही। सतही जल ग्रहण करने वाली यानी सतही जल सर्वाधिक किस नदियों के अंदर पाया जाता है? सतही जल जिसके अंदर हम बात करते हैं संबल, बनास, माही, साबरमती। संबल, बनास, माही, साबरमती। संबल, बनास, माही, साबरमती। माही, साबरमती। माही, साबरमती। माही, साबरमती। पूछा गया यानी भारत के अंदर राजस्थान के अंदर कुल भारत का 9.99% क्या पाया जाता है? सतही जल पाया जाता है। सतही जल पाया जाता है यानी लगभग कहे तो 1% से भी कम, मात्र 1% जो भारत का कुल सतही जल है उस जल का मात्र 1% लगभग राजस्थान 1% के समथिंग राजस्थान के अंदर क्या है पाया जाता है जल। उसके अंदर वह मतलब उपयोगिता के आधार पर बात करें तो किस नदी जो उपयोगिता के आधार पर हम नदियों के जल की बात करें तो उपयोगिता के यानी जल उपयोगिता के आधार पर हम नदियों की बात करें, जल उपयोगिता के आधार पर, जल उपयोगिता के आधार पर बात करें तो उपयोगिता के आधार पर हम बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले आएगी हमारी संबल, बनास, माही। संबल के ऊपर यानी संबल, बनास और माही नदी यानी संबल पर जो बांध बने हुए, बनास पर जो बांध बने, इस बांधों से सिंचाई भी की जाती है और पेयजल भी उपलब्ध करवाया जाता है और विद्युत बनाने के लिए भी इस पर डैम बनाई गई है। तो मतलब जल उपयोगिता के आधार पर इसका जल सिंचाई के अंदर भी काम में लिया जाता है और पेय हेतु भी लिया जाता है और विद्युत बनाने के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रकार जल उपयोगिता के आधार पर नदियों के सही क्रम की बात करें तो पहले आएगी संबल, उसके बाद में बनास और उसके बाद में माही आएगी, उसके बाद में माही आएगी। वह नदियां जो 12 माह यानी हमने पढ़ा होगा उपबेसिन, वह नदी जिसका सर्वाधिक उपबेसिन वाली नदी एक ही है जिसका नाम है लूनी। उपबेसिन वाली नदियां कौन सी है? लूनी है। उसके बाद में बात करें तो बारहमासी नदी कौन सी है? एक तो नदी है संबल और माही नदी। राजस्थान की जो 12 नदियां है उस नदियों का नाम है संबल व माही नदी। तो हमने बात
कि जल ग्रहण वाली नदियां लूनी, संबल, बनास, लूनी, संबल, माही। उसके बाद सतही जल वाली नदियां संबल, बनास, माही, साबरमती। उसके बाद जल उपयोगिता के आधार पर नदी संबल, बनास, माही नदी। उसके बाद वह नदी जिसे सर्वाधिक बेसिन है उसका नाम है लूनी नदी। बारमासी नदियां कौन कौन सी है? संबल, माही, संबल, माही, संबल, माही। कौन सी नदियां है? संबल और माही नदी जो बारमासी नदी है। जो हमारी कौन सी नदी है? बारमासी नदी है। बारमासी नदी है। बारमासी नदी संबल, माही, संबल, माही, बारमासी नदी। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र के ऊपर, और जिस अपवाह तंत्र का नाम है आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र के ऊपर हम बात करेंगे। हम नदी के ऊपर विस्तार से बात करेंगे और उस पॉइंटों पर ज्यादा ध्यान दें कि जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए, उस पॉइंटों पर हम सर्वाधिक ध्यान देंगे। हमारा उद्देश्य ज्ञान पाना हमारा उद्देश्य नहीं है। ज्ञान पाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है सिर्फ ऐसे पॉइंटों पर बात करना जो एग्जाम के अंदर पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र। हालांकि हम पढ़ेंगे तो नदी के बारे में पूरी विस्तार से, लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। एग्जामिनर दिमाग घुमा हुआ होता है तो वह कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम ज्यादातर ध्यान उस पर देंगे जो प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछी गई है और आगे पूछी जाने की बहुत बड़ी संभावना है। तो हम आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों के ऊपर बात करते हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों पर बात करते हैं तो इस नदियों की हम पहले ट्रिक देख लेते हैं। नदियों की ट्रिक लेते हैं, क्योंकि हालांकि ये आज का जमाना जो ट्रिक पर ज्यादा चलता है, तो ट्रिक पर ज्यादा चलता है। तो ट्रिक बात करते हैं। हम एक ट्रिक बनाई है मैंने, एक ट्रिक पर काकासा में रू ट्रिक है। काकासा में रू रुगख गांव गया। काकाजी में रुगख गांव गया। रुगख गांव, सॉरी, काकासा में रुगख गांव गया। काकाजी में रुगख गांव गया। काकाजी में रुगख गांव गया। ये आप बहुत 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। सामान्य सी ट्रिक है। काकासा में रुगख गांव गया। रुगख गांव गया। उससे बात करें तो पहली नदी बनती है हमारी, जिस नदी का नाम है हमारा, कौन सी नदी? कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। उसके बाद आती है हमारी काके नदी, जो आपने पढ़ी होगी, जिस नदी का नाम है काके नदी। काकन्य नदी। सा से आती है हमारी साबर यानी साबी नदी। कौन सी नदी? साबी नदी। सा से आती है हमारी साबी नदी। मैं से आती है हमारी मेंथा नदी। कौन सी हमारी? मेंथा नदी। रू से आती है रूपनगढ़। रूपनगढ़। घ से आता है हमारा घग्गर। ख से हमारे आती है खारी नदी, और ख से एक बनता है खंडेला नदी बनता है। क्या बनता है? खंडेला नदी बनता है। तो रूपक, ये जो गांव वाला है, ये हमारा क्या है? साइलेंट है। तो मैंने बात की राजस्थान की नदियों के ऊपर, आंतरिक प्रवाह की नदियों के ऊपर हमारी चर्चा जारी है।
उसके अंदर आंतरिक प्रवाह नदियों की हमने एक ट्रिक बनाई है जिसका नाम है काका सा आज में रुक गांव गया। काका सा आज में रुक गांव गया। उसके अंदर हमने जो राजस्थान के आंतरिक प्रवाह वाली नदियां थी इस नदियों को हमने शामिल किया है। तो का से क्या हो जाएगा, का से कांतली हो जाएगा, का से काकेन हो जाएगा, सा से साबी हो जाएगा, मैं से मेहनता हो जाएगा, रू से रूपनगढ़ हो जाएगा, घ से घग्गर हो जाएगा, ख से खारी हो जाएगा और ख से खंडेला हो जाएगा और गांव गया ये क्या है, साइलेंट है। कैसी ट्रिक लगी? अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट पिन जरूर कर देना। तो उससे आगे बात करते हैं राजस्थान के अफवाह तंत्र के ऊपर। एक सबसे बड़ी नदी रहती है जिसका नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी, घग्गर नदी। सबसे पहले हम बात करते हैं जिस नदी का नाम है आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बड़ी नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी जिसका नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी छोटी नदी, लेकिन हालांकि मैं इसको मानता नहीं हूं। छोटी नदी तो कहीं से भी कोई नाला निकल जाता है उसको माना जाता है, तो लेकिन बुक वाले जो किताबों वाले कहते हैं उसके अनुसार हम लिखते हैं सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी काकनीय। सबसे छोटी नदी काकनीय नदी। तो आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर पूछा गया है कई बार एग्जाम के अंदर की आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है घग्गर नदी। एवं सबसे छोटी नदी काकनीय नदी। तो हम बात करते हैं घग्गर नदी के ऊपर। किस पर बात करेंगे हम? आज हम घग्गर नदी के ऊपर बात करेंगे और घग्गर नदी को इतने शानदार तरीके से पढ़ेंगे, घग्गर नदी को इतने शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि वो हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाए। किसके ऊपर बात करेंगे? घग्गर नदी के ऊपर। घग्गर नदी के ऊपर बात करेंगे। तो हेडिंग लगा दो सब लोग, घग्गर नदी। यहाँ पर एक हम क्या बनाते हैं? पहाड़ियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पहाड़ियां बनाते हैं। उस पहाड़ियों से एक नदी निकालेंगे। और उस यहाँ से एक नदी निकलती है। ये नदी आई यहाँ पर कहां पर आई तो बात करेंगे। तो यहाँ पहाड़ियों का नाम है शिवालिक की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां है? यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियां है। शिवालिक की क्या है? पहाड़ियां है। शिवालिक की पहाड़ियां कहां पर पड़ती है? शिवालिक की पहाड़ियां पड़ती है हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और यहाँ पर एक स्थान आता है, इस स्थान का नाम है कालका स्थान आता है। इस स्थान का नाम है कालका। क्या है? कालका। शिवालिक पहाड़ियों के अंदर एक स्थान पड़ता है, इस स्थान का नाम है कालका। और कालका हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। किसके अंदर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये नदी हिमाचल प्रदेश से आगे चलकर पंजाब के अंदर आती है। यहां से चलकर ये पंजाब में आती है और पंजाब के बाद में ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। तो राजस्थान के अंदर ये कहां से प्रवेश करती है? राजस्थान के अंदर ये टिब्बी नामक स्थान कहां पर है? टिब्बी नामक स्थान पड़ता है ये तलवाड़ा गांव कहां पर पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है। हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है। तो ये नदी यहां से आई ये नदी शिवालिक की पहाड़ी से निकली और वहां से प्रवेश करती है। ये नदी हिमाचल प्रदेश से पंजाब के अंदर, और पंजाब के अंदर से ये नदी अब इसने राजस्थान में एंट्री ले लिया। तो राजस्थान के अंदर बहती है। राजस्थान के अंदर प्रवेश किस गांव से करती है? तो उस गांव का नाम है टिब्बी। तलवाड़ा हनुमान के गढ़ के अंदर पड़ता है। ये कई बार पूछा गया है। आगे ये आती है नदी, ये नदी आती है आगे। तो इस नदी के किनारे इस नदी के किनारे एक झील स्थित है। जिस झील का नाम क्या है? तलवाड़ा। क्या है? तलवाड़ा झील है इस नदी के किनारे। इस नदी से थोड़ा ही नीचे यहाँ पर एक
दुर्ग बना है, जिस दुर्ग का नाम क्या है, जिस दुर्ग का नाम है भटनेर का दुर्ग। भटनेर का, भटनेर दुर्ग जो मिट्टी से निर्मित है, जो मिट्टी से निर्मित है दुर्ग, दुर्ग भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग पड़ता है। और इससे आगे यहीं पर बात करें तो इससे आगे राजस्थान में दो सभ्यता है, जो हनुमानगढ़ में दो सभ्यता पाई जाती है, उस सभ्यता का नाम है, उस सभ्यता का नाम है कालीबंगा सभ्यता। उसके बाद में रंग महल, उसके बाद में पीली बंगा, कालीबंगा, जिसका उत्खनन अमलानंद घोष ने, जिसका खोज अमलानंद घोष ने किया था, एवं उत्खनन वीसी एवं रंगमहल हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है। और पीली बंगा ये भी हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है। उससे आगे बात करें तो इस नदी का बहाव क्षेत्र है हनुमानगढ़ से ये आगे आती है, श्री गंगानगर के अंदर प्रवेश करती है। श्री गंगानगर के अंदर क्या करती है, ये श्री गंगानगर के अंदर प्रवेश करती है। तो गंगानगर के अंदर, गंगानगर से ये आगे पर राजस्थान का जो अंतिम गांव है, सॉरी, जो गंगानगर का जो अंतिम गांव है, उस गांव का नाम है अनूपगढ़। और अनूपगढ़ से ये पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर लेती है। अनूपगढ़ गांव से ये पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर लेती है। अनूपगढ़ कहाँ पड़ता है, गंगानगर में पड़ता है। और पाकिस्तान के अंदर जब इसका विलय होता है, ये विलय कहाँ पर होता है, फोर्ट अब्बास के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर इसका क्या हो जाता है, विलय। जब शिवालिक में ज्यादा बरसात हो जाती है, ज्यादा बरसात होती है, तो हनुमान जंक्शन एक शहर है, हनुमानगढ़ जंक्शन हनुमानगढ़ के अंदर है। हनुमानगढ़ जंक्शन और फोर्ट अब्बास। जब शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर ज्यादा बारिश हो जाती है, तो ज्यादा बारिश की वजह से हनुमानगढ़ जंक्शन है यहाँ पर, और पोर्टाबाज पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आ जाती है। पूछा गया एग्जाम के, अगर शिवालिक की पहाड़ियों में ज्यादा बरसात होती है तो राजस्थान के किस स्थान के अंदर इस बाढ़ आने की संभावना है, तो हनुमान जंक्शन के अंदर। और पाकिस्तान का क्षेत्र है पोर्ट अब्बास। उससे आगे हमने बात की इस नदी के बारे में कि ये नदी राजस्थान के अंदर तिलवाड़ा से प्रवेश करती है। उससे आगे इस नदी की लंबाई की बात करें तो 485 किलोमीटर है। 485 किलोमीटर है। ये इस नदी का क्या था, डायग्राम था। अब इस नदी की हम क्या करते हैं, थ्योरी लिखते हैं, 1 by 1 थ्योरी लिखते हैं। डायग्राम पहले होता है, डायग्राम के अंदर हम क्या अच्छे से समझ में आता है कि नदी क्या थी, कैसे नदी बहती है, उसके अंदर हम बात करेंगे। और डायग्राम के जो थ्योरी में लिखेंगे, हम थ्योरी में जो इस नदी के जो डायग्राम के अंदर जो पॉइंट हमसे छूट गए है, वो पॉइंट हम थ्योरी के अंदर लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने जो डायग्राम बनाया और डायग्राम के अंदर जो हमारे पॉइंट छूट गए वो तो छूट गई, तो लेकिन हम पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, हम थ्योरी लिखेंगे इसकी, और थ्योरी के अंदर जो पॉइंट बचे हैं उस पॉइंट को हम लिख लेंगे। तो थ्योरी लिखने से पहले इस नदी के उपनामों के बारे में बात करते हैं। उपनाम आपने कई पढ़े होंगे, द्वेषवती, घग्गर, सरस्वती, मृतक नदी। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसको नट नदी कहते हैं, द्वेषवती नदी कहते हैं, द्वेषवती नदी, नट नदी, द्वेषवती नदी, मृतक नदी और सरस्वती नदी, नट नदी, द्वेषवती नदी, मृतक नदी और सरस्वती नदी कहती है। उद्गम कहां से होता है इस नदी का, हमने बात की। उद्गम शिवालिक की पहाड़ियां कहां पर पड़ती है,
काल का नामक स्थान, और काल का कहां पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है उद्गम। उसके बाद में ये राजस्थान में प्रवेश कहां तक करती है? राजस्थान के अंदर प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश ये करती है टिब्बी नामक स्थान पर। टिब्बी कहां पर पड़ता है? तलवाड़ा के अंदर पड़ता है। तलवाड़ा कहां पर पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। हनुमानगढ़ के अंदर ये तलवाड़ा पड़ता है। उससे आगे हम बात करते हैं इसका बहाव क्षेत्र किस जिलों के अंदर है? बहाव क्षेत्र हनुमानगढ़ प्लस श्री गंगानगर के अंदर ये नदी बहती है। उससे आगे इसका अंतिम पॉइंट को निश्चित नहीं है। अगर बरसात ज्यादा आ जाती है तो बोटाबाद पाकिस्तान तक चली जाती है, लेकिन अगर बरसात कम होती है तो ये यही हनुमानगढ़ दुर्ग के आसपास यानी भटनेर के दुर्ग के आसपास या अनूपगढ़ तक ही जाती है। तो अंतिम पॉइंट माना जाता है इसका पोर्ट अब्बास पाकिस्तान में। पोर्ट अब्बास कहां पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इस नदी के बहाव क्षेत्र के बारे में बात कर ली। अब इस नदी में जो ज्यादा बरसात होती है तो बाढ़ कहां पर आता है? एक तो हनुमानगढ़ जंक्शन है, हनुमानगढ़ जंक्शन। एक आता है फोर्टाबाज पाकिस्तान में। फोर्टाबाज इस दो स्थानों पर अगर घग्गर नदी के अंदर ज्यादा बरसात हुई, अगर शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर ज्यादा बरसात हुई और घग्गर नदी के अंदर अगर सर्वाधिक ज्यादा पानी हो गया तो ये नदी हनुमान जंक्शन और फोर्टाबाज पाकिस्तान में अपना जल यहाँ पर क्या लाएगी? बाढ़ लाएगी। इस नदी के किनारे एक झील स्थित है, जिस झील का क्या नाम है? तलवाड़ा झील। कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर है। कई बार पूछा गया है। तलवाड़ा झील। इस नदी के किनारे एक झील स्थित है। जिस झील का नाम है तिलवाड़ा कहां पर पड़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। लेकिन तलवाड़ा झील पड़ती है इस नदी के किनारे। उससे आगे हम बात करते हैं अपने सरस्वती प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। सरस्वती प्रोजेक्ट जो इसी नदी से संबंधित है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं 5 मिनट, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ये आपने आशा करता हूं ये लिख लिया होगा। उपनाम नट द्वैस्वती मृतक सरस्वती उद्गम शिवालिक की पहाड़ियां काल का स्थान हिमाचल प्रदेश में राजस्थान में पड़ती है। टिब्बी तलवाड़ा हनुमानगढ़ से करती है। बहाव क्षेत्र हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के अंदर होता है। उससे आगे हमने बात की कि इसका अंतिम पॉइंट फोर्टाबाज पाकिस्तान के अंदर है। और उसके बाद हमने की बाढ़ आने की संभावना सर्वाधिक कहां पर है? हनुमानगढ़ जंक्शन और फोर्टाबाज पाकिस्तान के। उससे आगे सरस्वती प्रोजेक्ट नोट लगा के लिखो, क्योंकि सरस्वती प्रोजेक्ट कब आया था? तो सरस्वती प्रोजेक्ट कहां पर हुआ था? ये सरस्वती प्रोजेक्ट जो आपने लाठी श्री, जहां पर सेवन घास पाई जाती है, लाठी सी जैसलमेर के अंदर, लाठी श्री जैसलमेर में जो भारत की महान कंपनियां हैं IOC तथा एक कंपनी है ONGC। इस कंपनियों द्वारा सरस्वती नदी को खोदने का अभियान चलाया गया था। सरस्वती नदी यानी घग्गर नदी, सरस्वती नदी को खोजने का अभियान चलाया और रिपोर्ट प्रस्तुत की। किसने की रिपोर्ट प्रस्तुत? तो KS वादिल्या ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत
केएल वादिल्या समिति थी, सॉरी केएल वादिल्या समिति थी। इस समिति ने कहा कि सरस्वती नदी जो सेवन घास के अंदर जो मीठा जो सेवन घास यानी जो लाटी सीरीज है, लाटी सीरीज के अंदर जो पानी बहता है वह पानी सरस्वती नदी का है। और सरस्वती नदी क्या है? अभी जिंदा है, अभी जिंदा है। तो ये था सरस्वती प्रोजेक्ट, ये था सरस्वती प्रोजेक्ट। और अब बात करें इस नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है। इस नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तो नाली हनुमानगढ़ के अंदर या हनुमानगढ़ एवं जो हनुमानगढ़ एवं घग्गर हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर के अंदर हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर के अंदर हनुमानगढ़ एवं गंगानगर के अंदर गंगानगर के अंदर एवं हनुमानगढ़ के अंदर इस नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? नाली कहलाता है। क्या कहलाता है? नाली कहलाता है। और ये नाली सर्वाधिक किसके लिए उपयुक्त है? नाली सावल व गेहूं के लिए सर्वाधिक है, वह गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और नाली भेड़ की नस्ल भी है, एक स्थानीय नाम है, भेड़ की नस्ल है। भेड़ की नस्ल है जो कहां पर पाई जाती है? जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर पाई जाती है। नाली क्या है? भेड़ की क्या है? नस्ल है। भेड़ की क्या है? नस्ल है जो कहां पर पाई जाती है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर पाई जाती है। हनुमानगढ़ के अंदर पाई जाती है। तो ये थी हमारी घग्गर नदी। हम घग्गर नदी के अंदर विस्तार से हमने बात कर ली है। इससे आगे हम बात करेंगे कल जो राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियां उसके बारे में। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय हिंद। अगर हमारे द्वारा जो आपके लिए प्रयास किए जा रही है, इसके अंदर आपको अगर मेरी थोड़ी सी भी मेहनत देखने को मिलती है तो आप